केरला स्टोरी और जैसे कश्मीर फाइल आई थी, ये इस तरह की फिल्में हैं जो समाज में नफरत के अलावा कुछ नहीं करती। मैं समझता हूँ, देखिए आजकल किसी भी इशू को लेकर अगर मुसलमान चलता है तो उससे फायदा बीजेपी को है, इसमें कोई दो राय नहीं। जमीयत उलमा हिंद का इस फिल्म के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना वो उनके लिए वरदान साबित है। और 2-3 लड़कियों का उसने उसमें दिखाया, और उन 2-3 लड़कियों ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमारे साथ जबरदस्ती कन्वर्जन हुआ हो। 50,000 को छोड़ दीजिए, 20 लड़कियों के नाम मुझे बताओ जिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कन्वर्जन हुआ। जब संविधान ने मुझे इस बात की इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म पर, अपने मजहब पर अमल करूं आज़ादी के साथ, और उसका प्रचार प्रसार भी करूं, तो अगर मेरे प्रचार प्रसार से कोई आदमी मुसलमान हो जाता है तो मेरे ऊपर तो कोई दफा नहीं है। मुसलमान सबसे पहले दहशतगर्दी को कंडम करने वाला है। हमने आईसिस को कंडम किया, हमने कश्मीरी जिहाद को कंडम किया। दहशतगर्दी का मतलब है लोगों में खौफ पैदा करना। दहशतगर्द का यही काम होता है। बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रहा है? जहाँ बैलेट पे इलेक्शन होगा वहाँ तो गिनती में हराएंगे, और जहाँ जैसे सहारनपुर में मशीन में होगा वहाँ उसको मशीन के इधर उधर कर देंगे। इसलिए आज के वक्त में मुसलमान खास तौर से जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सबसे बेहतर रास्ता है खामोशी। सबसे खाते रहे नहीं, मार खाने का मकसद नहीं है। अगर खामोश अगर खामोश रहेगा तो भाई हमने जहाँ बात की उन्होंने कहते साहब 32,000 को कन्वर्ट कर दिया, अब सब चुप रहते। आप कोर्ट चले गए, जमीयत वाले कोर्ट गए हैं, सब कंडम कर रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, हलफनामा जमा करके ये तो दस्तावेज देना पड़ा ना कि ये फिक्शन है, फैक्ट नहीं है। हलफनामा 3 पे आ गए ना। हलफनामा बाबरी मस्जिद में भी दिया था, तोड़ने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा मैं समझता हूँ कि ये इनकी बेवकूफ़ी है। देखिए अब जितने भी हमारे कायद हैं, चाहे वो सियासी कायद हो या दीनी कायद हो, हर आदमी को अपनी बचाने की फिक्र पड़ी हुई। मैंने कहा कि इस हिस्ट्री को जब 100 साल 200 साल के बाद लोग पढ़ेंगे कि भाई सब कुछ ठीक था फिर भी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, तो उस वक्त वो लोग दावा करेंगे कि भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। मैंने क्या गलत बोला इसमें? सऊदी जैसा देश, वहाँ ना तो इस्लाम मुकम्मल, ना जमहूरियत, सतपाल मलिक को पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, या उसको मरवा दिया। नहीं, अपोजिशन तरफ से सतपाल मलिक को पीएम कैंडिडेट अगर बना दिया जाए। नहीं, क्यों नहीं? इसको नहीं छोड़ेंगे नहीं ना वो। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा जो मुल्क के हालात हैं। द केरला स्टोरी पर बहस हो रही है। कर्नाटक में चुनाव होना है, 10 यानी कल जो है पोलिंग होनी है, और इसके अलावा 2024 को लेकर के जो सरगर्मियां हैं उन तमाम इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, आपका खैर मकदम है। साजिद साहब, अभी द केरला स्टोरी को लेकर के जो एक हंगामा मचा हुआ है और जिस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क में 2 लोग हैं। एक वो हैं जो दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं आतंकवाद से, और वो हैं जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बीजेपी या इस ग्रुप ये जो है ये साबित करने पर लगा है कि दरअसल हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, बाकी जो लोग हैं चाहे अपोजिशन हो, जो लोग हैं वो सब जो है आतंकवाद के हामी। क्या कैसे देखते हैं इस फिल्म को और इस पूरे हंगामे को? देखिए मैं समझता हूँ कि फिल्में जो है वो आईना होती हैं किसी भी चीज का, और कभी कभी वो आईना धुंधला भी होता है, कभी कभी वो आईना गलत भी होता है। केरला स्टोरी और जैसे कश्मीर फाइल आई थी, ये इस तरह की फिल्में हैं जो समाज में नफरत के अलावा कुछ नहीं करती। बिल्कुल ऐसी फिल्मों को मैं समझता हूँ समाज एक्सेप्ट नहीं करता। समाज ये चाहता है कि उसके जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आप फिल्मों में दिखाओ। मतलब कमाई तो हो सकती है लेकिन उससे काम नहीं हो सकता। कमाई हो सकती है, काम नहीं हो सकता। और ये देखिए फिल्मी लाइन से जितने लोग हैं और ये फिल्में जो बनती हैं उनका नजरिया समाज को कुछ दिखाना बताना नहीं होता। उनका नजरिया सिर्फ ये होता है कि हम कौन सा ऐसा हिट मुद्दा लाएं जिसकी वजह से कमाई ज्यादा हो। पहले जो बनती थी फिल्में उसमें तो एक मकसद होता था, एंड जो होता था वो बड़ा एक नतीजा खेज होता था। अब काम नहीं जानते। अब तो आप देख ही रहे कश्मीर फाइल में क्या हुआ कि इतना उठाया गया लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया। तो बहरहाल इससे, लेकिन इसमें मुसलमानों का क्या है? क्या आपको लग रहा है कि उसको इसकी मुखालफत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए उसको? मैं समझता हूँ, देखिए आजकल किसी भी इशू को लेकर अगर मुसलमान चलता है तो उससे फायदा बीजेपी को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जमीयत उलमा हिंद का इस फिल्म के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना
वो उनके लिए वरदान साबित हो गया। और जमीयत के नाम से दूसरे मुसलमानों का उस फिल्म की मुखालफत करना जरूरी हो गया। लेकिन एक चीज तो हुई ना कि जब मुखालफत हुई तो जो 32,000 की बात की जा रही थी कि 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को ब्रेन वॉश किया गया उनको, और उसके बाद उनको मुस्लिम बनाया गया, फिर वो ISIS के लिए इस्तेमाल किया गया, वो तो कम से कम झूठ साबित हुआ। ये झूठ तो फिल्म में अक्सर झूठ ही होता है, क्योंकि उनको अपनी नहीं, स्टोरी लेकिन में। वो दावे कर रहे थे। मैं खुद न्यूज 18 के प्रोग्राम में था। जी जी। वो जो प्रोड्यूसर थे, जो बनाने वाले थे, फिल्म मेकर, वो दावा कर रहे थे कि एक एक लफ्ज जो है वो सच्चा है और ये 7 साल की पूरी रिसर्च है। हालांकि मुझे हैरत हुई, मैं सवाल करना चाह रहा था वहां पे कि साहब अगर 7 साल से आप रिसर्च कर रहे थे तो जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही थी? अगर बिल्कुल 32,000 कन्वर्ट होकर के ISIS के लिए इस्तेमाल हो गई बिल्कुल। तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? तो ये तो एक्सपोज हुआ ना। फिर आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाके इसको वैसे भी फाइट करते तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा उस वक्त भी हल हो सकता था। देखिए, 32,000 का एक आंकड़ा ऐसा है जिसको प्रोड्यूसर साबित कर ही नहीं सकता। मैं भी एक चैनल पे बैठा हुआ था, ABP न्यूज के एक एंकर गई, उन्होंने कहा कि साहब मैं 1500 किलोमीटर का मैंने सफर किया, और 2-3 लड़कियों का उसने उसमें दिखाया, और उन 2-3 लड़कियों ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमारे साथ जबरदस्ती कन्वर्जन हुआ हो। तो मैंने पूछा कि आप बताओ, 1500 किलोमीटर का आपने सफर किया है, आप मुझे 20 आदमियों के नाम बताओ, 20 लड़कियों के नाम बताओ, 1000 को छोड़ दीजिए, 50,000 को छोड़ दीजिए, 20 लड़कियों के नाम मुझे बताओ जिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कन्वर्जन हुआ। दूसरी बात, देखिए संविधान हमारा बहुत स्पष्ट है। सबसे पहली बात, हमारी सबसे पहली लाइन ये होनी चाहिए, और है भी, जब संविधान ने मुझे इस बात की इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म पर, अपने मजहब पर अमल करूं आजादी के साथ, और उसका प्रचार प्रसार भी करूं, तो अगर मेरे प्रचार प्रसार से कोई आदमी मुसलमान हो जाता है तो मेरे ऊपर तो कोई दफा नहीं है। कन्वर्जन, धर्मांतरण जो होता है, जिसको ये जबरदस्ती से जोड़ते हैं, इस्लाम में तो जबरदस्ती वैसे ही जायज नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कहाँ जबरदस्ती है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना के बिठा दो, वो मुसलमान थोड़ा ही बनेगा। तो दीन में तो जबरदस्ती है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। धर्मांतरण उसी आईने से देखा जाता है कि जबरदस्ती है, तो हमें इसको कंडम करना चाहिए कि इस्लाम में जबरदस्ती है ही नहीं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक फिल्म है और वो ये कह रहे हैं कि हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमने बनाई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए मुसलमानों को? मुसलमान सबसे पहले दहशतगर्दी को कंडम करने वाला है। हमने आईसिस को कंडम किया, हमने कश्मीरी जिहाद को कंडम किया, हमने जो भी दुनिया भर में जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है हमने उसको कंडम किया। बिल्कुल। और तमाम मुसलमान करते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। लेकिन मिसाल वो है कि मुर्गे की अजान को कोई नहीं सुनता। आज मुसलमान की आवाज मुर्गे की अजान साबित हो रही है, उसको कोई नहीं सुन रहा है। हम चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये सब जिहाद नहीं है। जिहाद तो एक बहुत पाकीज़ा और पाक चीज है, उसको लव से जोड़कर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, लव जिहाद कहकर, ये सोची समझी साजिश है। आप चीखिए, आप खूब चीखिए कि साहब ऐसा नहीं है, नहीं मानेंगे वो। एक मिसाल है कि साहब, एक साहब ने कहा कि भाई जो आदमी 2 और 2 4 साबित कर दे मैं सब कुछ हार जाऊंगा। बीवी ने कहा बेवकूफ, ये तो कोई भी साबित कर देगा। तो उसने कहा मैं मानूंगा तब ना, मैं मानूंगा नहीं, मैं कहूंगा 2 और 2 5 होते हैं। तो यहाँ बीजेपी और RSS का जो मुद्दा है वो ये है, उनको मानना नहीं। हम जितना भी बोले, आईसिस को किसने कंडम नहीं किया? तमाम मुस्लिम तंजीमों ने कंडम किया, तमाम मुस्लिम उलमा ने कंडम किया, लेकिन आईसिस आज भी मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ। आईसिस का सारा नेटवर्क जो भी था, दाइश जो इसका सरगना था या है, हमें नहीं पता कि वो अभी जिंदा है या मर गया, वो एक यहूदी था। नहीं तो देखिए ऐसा है कि फिल्म की मुखालफत तो नहीं है, फिल्म बननी चाहिए, बनाई जाए, ठीक है। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कोई चीज बनाई जा रही बनाई जाए, लेकिन ये कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी फिल्म का, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो गलत आंकड़े पेश किए गए, जो झूठ बोले गए, उसकी मुखालफत फिक्शन की नहीं है, फिल्म की नहीं है। इसको कैसे कहा जाए कि क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो? देखिए, मैं फिर कहता हूँ आपको एक बात, मुसलमान आज के टाइम में सबसे बड़ा मजलूम कौम है, सबसे बड़ी मजलूम कौम है। मैं कुछ भी कहूँ यकीन नहीं होगा उसका। आप मुझे बताइए दहशतगर्दी है क्या?
दहशतगर्दी का मतलब है लोगों में खौफ पैदा करना। दहशतगर्द का यही काम होता है। बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रहा है, उसकी जितनी भी तंजीमें हैं, बजरंग दल वगैरह, या ये जो साधु संत बने फिरते हैं जिनको मैं पाखंडी बोलता हूँ, ये जो बड़े बड़े मजमों से और बड़े बड़े प्रोग्रामों से जो ऐलान करते हैं कि इनको मारो काटो, इनकी लड़कियों को लेकर आओ, एक के बदले में 100, और बल्कि ये तक ऑफर दी गई कि भाई आप जो है अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर आता है तो उसको बाकायदा घर दिया जाएगा, उसको 1 साल का राशन खर्चा दिया जाएगा, उसको इतना इनाम दिया जाएगा। ये सारी चीजें मंचों से हो रही हैं। उनका कोई नहीं कुछ कह रहा है, तो ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? मुसलमान तो दहशत में है ना कि हमारे साथ ऐसा होने जा रहा है, तो ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? इसको दहशतगर्दी तो नहीं, दोनों तरफ है। इससे दहशतगर्दी नहीं कहा जा रहा है। दहशतगर्दी सिर्फ मुसलमान से जोड़ा जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है। आप मुझे बताइए किसी भी मुसलमान ने हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से ऐसी कोई बात की? ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में यही सब कुछ हो रहा है, बताइए। नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने तो ये भी कहा कि साहब चाकू छुरी तेज रखो। हाँ, अब बताइए। चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने का काम है। कहाँ से आई है? और अजमेर ब्लास्ट में जो उनका नाम है, अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिली। हाँ। और एमपी बनी बैठी है। हाँ। तो ये बयानात भी दे रहे हैं। अभी देखिए बृजभूषण को देख लीजिए, लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। उसके पहले कुलदीप सेंगर था जिसने पूरे खानदान को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, और आज भी बीजेपी में है। नहीं, ये तो छोड़ो, जो जेल में थे उनको बाहर ले आए, बिल्किस बानो केस में जो कुछ हुआ वो सबके सामने जग जाहिर है। यानी मुसलमान की आवाज को आज सुना नहीं जा रहा है, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, ठीक है, ये केरला को लेकर के कर्नाटक में भी ये मामला पहुंच गया। पीएम ने उठाया और कहा कि कर्नाटक, ये जो द केरला स्टोरी है, इसमें चूंकि दहशतगर्दी मुखालफत की गई है और जो लोग इसके मुखालिफ हैं वो आतंकवाद सोच कर, तो उसको लेकर के भी केरला, क्या लग रहा है केरला में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ जो हिंदुत्व बनाम विकास अगर देखें आप, क्योंकि हिजाब का मामला हो उठाया गया, आप देखिए ये अपना सिविल कोड को ये जो मैनिफेस्टो है बीजेपी ने शामिल किया, उससे पहले इलेक्शन होने से 2 दिन पहले जो है मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म, पूरे मामले कैसे देखते हैं? बजरंगबली तक आ गए। देखिए केरल जो है एक ऐसा राज्य है जिसमें, हम कर्नाटक की बात, मैं कर्नाटक केरल से ही लेकर चल रहा हूँ। हाँ। वहाँ मुस्लिम बहुत विकसित है, मुसलमानों की सोच में भी विकास है, बिल्कुल, और वो खुद भी मतलब अच्छे मानदार लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, कारोबार वाले लोग हैं। बीजेपी का वहां कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी केरल स्टोरी के माध्यम से केरला में घुसना चाह रही है। दूसरे कर्नाटक का चूंकि मुद्दा था, अभी कर्नाटक सामने था, इलेक्शन कर्नाटक का, उसको वहां कहीं ना कहीं वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो स्टोरी उनके खिलाफ चली गई, उस स्टोरी से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ पाया जिसकी वजह से लगे कि हाँ भाई ये लोग जो है कर्नाटक में कोई चुनाव जीतने की पोजीशन में है, या कुछ ऐसा है भी सही। ऐसा कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो धराशायी हो गए इनके सारे इरादे। अच्छा, सब खत्म हो गया। आप देखिएगा इंशाल्लाह किस बुरी तरीके से इनके हार होगी कर्नाटक में, ये सच्चाई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठा हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हजारों झूठ ओनियर है उनके, हजारों, एक आध नहीं, हजारों। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखें, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं, उस पर रील भी बनाते हैं, और आपने देखे भी होंगे। यानी खुले मंच से जो आदमी झूठ बोल जाए उस पर कैसे जनता यकीन कर रही है? मैं तो समझता हूँ कि हमारी जनता ही मूर्ख है। नहीं, अभी तो शरद पवार ने कहा कर्नाटक में जिस तरीके की बयानबाजी की है पीएम ने, क्या प्रधानमंत्री इस तरीके की जो है वो बात कर सकते हैं? मुझे तो हैरत है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा शैली हो ही नहीं सकती, इस तरह का बोलने का अंदाज होना ही नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, मनमोहन सिंह को आप देखिए, कितना सुलझा हुआ प्रधानमंत्री था, कभी मंच से। अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी भी बेमिसाल आदमी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देखिए पहले जो सियासत थी वो बड़ी साफ सुथरी सियासत थी। मैंने कहीं जावेद अख्तर का इंटरव्यू देखा, पढ़ा, उन्होंने कहा कि साहब फिल्मी लाइन से कुछ हमारा काम था, तो हम मनमोहन सिंह जी के पास गए और हमने कहा साहब ये हमारा काम है। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा भाई मैं तो राजी हूँ, लेकिन एक बार विपक्ष के जो नेता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उनसे भी मिल लीजिए।
बताइए। ये थी सियासत। हाँ। यानी और देखिए फुल बहुमत के साथ पार्टी जो है यहाँ रन कर रही थी, और मैं नरसिम्हा राव की सरकार में, और जब यूएनओ में बोलने का मौका आया, हिंदुस्तान का पक्ष रखने की बात आई, तो अटल जी को भेजा। खैर कर्नाटक में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? आप देखिए कि अमित शाह भी गए वहाँ पे पीएम भी, और एक दो बार नहीं, करीब 15 राउंड जो है उन्होंने लगाए, 25 किलोमीटर का रोड शो किया। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या ये सेमीफाइनल माना जाएगा या नाकीवाल, या ये हम पहले कि ये, क्योंकि हिंदुत्व के जो सारे घोड़े हो सकते हैं वो सब खोल दिए गए हैं, तो अगर वहाँ हार होती है जैसे खबर आ रही है, तो ये हिंदुत्व की हार होगी और 2024 इससे क्लियर होगा, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अगर कर्नाटक ये लोग हार गए तो 2024 हार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 तो भी बहुत दूर है। हाँ, अभी कई इलेक्शन भी हैं, और 2024 को इतना आसान मत समझो। नहीं, लेकिन इससे इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? दुल्हन चांद जो है बिल्कुल। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, और वो उसी रणनीति पे काम करते हैं। कोई भी चुनाव, चाहे वो एमपी का चुनाव हो या कोई निकाय चुनाव हो, चेयरमैनी के जो चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को आजमाती है वहां पर, और हर कीमत पर उसको जीतना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भलाई उस इलेक्शन का या उसका कहीं कोई महत्व है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जो चेयरमैनी के चुनाव चल रहे हैं गांव देहात में, यूपी में खासतौर से, चेयरमैन की क्या हैसियत है? अगर सियासत में देखा जाए, कोई हैसियत नहीं। वो कस्बे के लेवल पे वो आदमी होता है सिर्फ, लेकिन वहां भी पूरे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, हिसाब हमें जीतना है। और यहाँ तक कि योगी जी सहारनपुर में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे 3 सीटें चाहिए, खुले मन से ऐलान किया। यानी जो वहां के डीएम्स हैं या जो भी प्रशासन है, उन तमाम को एक धमकी देकर आए कि साहब मुझे 3 सीटें चाहिए, सहारनपुर, गंगो और देवबंद। अब सिर्फ कर्नाटक की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव में बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं और प्रशासन को कहा जा रहा है कि मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि या तो आप फेक वोट डालिए या गिनती में इनको हराइए। जहां बैलेट पे इलेक्शन होगा वहां तो गिनती में हराएंगे, और जहां जैसे सहारनपुर में मशीन में होगा वहां उसको मशीन के इधर उधर कर देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम हथकंडों को हर जगह अपनाती है, सिर्फ कर्नाटक में। ये जो दो तीन मुद्दे आए, आपने देखा कि पुलवामा का मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, अभी ये महिला खिलाड़ी जो है वो बैठी हुई हैं। हाँ, ये सब कितने बड़े इशू, क्या ये इशू बन पाएंगे 2024 के लिए? पुलवामा इतना बड़ा इशू है, और जिस आदमी ने पुलवामा की पोल खोली है वो इतना महत्वपूर्ण आदमी है, लेकिन स्टोरी सारी हवा हो गई। देखो कैसे दबा दिया गया उसको, मतलब वो दब गया मामला, दब रहा है अभी। हाँ। अभी तो दब ही रहा है। हाँ। और हो सकता है कि इस इलेक्शन के बाद में उसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि उसकी आवाज ही ना निकल सके। हाँ। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े चैनल्स हैं, उसको दिखाने और बताने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पे हालांकि वो चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ। लोग उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है। जितना बड़ा इशू बनना चाहिए था, इतना बड़ा नहीं बन पाया। पुलवामा के आखिर क्यों नहीं उन जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको क्यों नहीं एयरलिफ्ट किया गया? बिल्कुल, क्यों जमीन के रास्ते से लाया गया? और बड़ी बात यह है, कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बात यह है कि वो 350 किलो आरडीएक्स 6 दिन तक वहां घूमता रहा। जो सत्यपाल मलिक ने बताया जी कि वो गाड़ी 6 दिन तक घूमती रही। हाँ। हमारी खुफिया एजेंसी वो क्या कर रही थी, कहाँ थी? इसका मतलब ये है कि वो सारा कुछ, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई किसी के खिलाफ। वो प्लान था। देखिए वो प्लान था, सत्यपाल मलिक ने तो बता दिया कि वो तो प्लान था बाकायदा, उस प्लान के तहत सारा कुछ हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि देश की जो राजनीति है वो इतनी घटिया और गंदी हो गई है कि राजनीति अब राजनीति नहीं रह गई है, सियासत नहीं रह गई है। ये तो बिल्कुल एक चीज और कि मुल्क की जो आबादी है वो अब 140, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गई। बिल्कुल। और हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए किसी कंट्री में तो अब हिंदुस्तान में हो गया है। अगर सही से आंकड़े लगाए जाए तो 30 करोड़ कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में क्या लग रहा है आपको कि कोई हैसियत है? यहाँ 3-4% वाले कोई मुख्यमंत्री है, आप देख लीजिए, हाँ, प्रधानमंत्री तक बन गए सरदार जी 3-4% ही हैं।
सिख बन गए। लेकिन आज की तारीख में इतने फीसद, इतने करोड़ मुसलमान होने के बावजूद ना कहीं मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई बनना चाहता है। इसके बावजूद जो है वो उससे खतरा भी महसूस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या हैसियत बची या बचेगी, क्या है? थोड़ा सा नजर फैलाइए आप हम्म, और लंबा सोचिए। हम्म, पूरी दुनिया में हमारे 57 मुल्क हैं। हम्म, हम यहाँ 140 या 30 करोड़ हैं, हम्म, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे 57 मुल्क हैं। हम्म, उन 57 मुल्कों की हैसियत क्या है? हम्म, हम्म, हम देखते हैं उनकी तरफ। हम्म, देखिए, हमारे पास तो यहाँ सत्ता नहीं है। हम्म। हम यहाँ सियासत में बिल्कुल 0/0 हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा कोई ढंग का एक नेता ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर अपनी बात कह सके। नेता भी हैं तो वो पार्टियों के पचलग्गू हैं, उनके पिट्ठू हैं। क्यों पार्टी असदुद्दीन के ओवैसी हैं तो? अब असदुद्दीन अवैसी पर अगर बात करेंगे तो उस पर खुल के नहीं, बात आप होगी। कह रहे हैं तो नहीं नहीं, पिछलग्गू है तो कुछ फिर कुछ नहीं। पिछलग्गू नहीं देखिए है। देखिए, बात सुनिए। असदुद्दीन अवैसी हर उस मुद्दे को उठाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। हाँ। अच्छा, चुप रहे अब तब जैसे भी जैसे तो। मेरा नजरिया द केरल फाइल को लेकर जमीयत का कोर्ट में जाना, मैं समझता हूँ मैं अच्छा नहीं समझता। हाँ, ठीक। वो अच्छा नहीं हुआ। ये मेरी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी भी सोच, मेरी सोच है। नहीं जाना चाहिए था। जमीयत की वजह से वो हाईलाइट हो गया। ऐसे ही असदुद्दीन अवैसी जिस मुद्दे को उठा देता है वो हाईलाइट हो जाता है और वो बीजेपी की झोली में गिर जाता है जाके। बीजेपी को उससे फायदा हो नहीं, जाता है। लेकिन जो बिल्कुल जब कोई कुछ हमारे बोलता ऊपर ही नहीं जितने साजिद साहब, जब जितने कोई कुछ टीवी बोलता ही सर नहीं। जितने टीवी पैनलिस्ट हैं मुस्लिम, उन लोगों को ये कहा जाता है भाई क्यों जाके बैठते हो बहस में आप बोलते हो तो उनको फायदा होता है। असदुद्दीन अवैसी बोलता है तो उसको फायदा नहीं होता क्या बीजेपी को? नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम देखिए, बात हम बात हिमायत नहीं कर रहे हैं, देखिए, लेकिन जब चारों तरफ सुकूत तारी है, अपोजिशन डरे सहमे हुए हैं, कोई बोले, कोई तो बोलेगा, फिर क्या करे? मतलब मार नहीं खाता रहे, नहीं नहीं हर नहीं, जगह ऐसा चुप नहीं, रहे कि साहब फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फिर असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है वो है मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए खड़े हुए हैं। और मुसलमानों में इत्तेहाद का मतलब आज के टाइम में गैर मुस्लिमों में इत्तेहाद। हम क्या कर लेंगे मुत्तहिद होकर? कितने हैं हम यहाँ? सरकारी कागजों में हम 15-16% नहीं, हम उसकी बात नहीं कर नहीं, सुन रहे। लीजिए, 14 या 16% है। 30% मान लीजिए। अगर 30% एक साइड हो जाए और 70% एक साइड हो जाए तो क्या होगा? यही तो हो रहा है सब। नहीं, ये हो नहीं रहा है, ये करने की कोशिश की जा रही नहीं हो रहा है, करने की कोशिश नहीं, ये हो रहा है। देखिए, जब जब अवैसी बोलता है, जब जब हिंदू इकट्ठा होता है, बिल्कुल होता है, और इनको फायदा मिलता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, जो बहुत अहम आदमी जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं ये तो एटीएम है हमारा। नहीं, वो ठीक है, वो सियासी फायदा हो सकता है कि उनको हो, लेकिन एक सवाल तो है कि फिर क्या करे मुसलमान? आपको क्या लगता है कि किसको लीडर बनाए? देखिए, कोई मायावती आज 11 सीट उन्होंने दे दिया, 17 मेयर में से 11 मुसलमानों को, लेकिन क्या सीट देने ही बस काफी है? हाँ, देखिए, अखिलेश यादव पे आप क्या कहेंगे कि जब बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो फिर है क्या? रास्ता क्या है? ये बताइए, क्या बीजेपी ने पिछलग्गू भी न बने, अगलग्गू भी न बने, लीडर भी न हो, कयादत हो, फिर क्या करेंगे? नहीं, बीजेपी ने आज सारे रास्ते बंद कर दिए। सिर्फ एक रास्ता खुला है कि उसकी मुखालफत करो, और उस एक रास्ते से उसको बराबर फायदा हो रहा है मुखालफत करने से। इसलिए आज के वक्त में मुसलमान खास तौर से जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए सबसे बेहतर ये रास्ता है खामोशी। सबसे मार खाते रहे। नहीं, मार खाने का मकसद नहीं है। अगर नहीं, खामोश अगर रहे, नहीं, अभी अगर जैसे खामोश ये रहेगा तो फिल्म मार। आई, हमने जहाँ बात शुरू की, उन्होंने कह दिया साहब 32,000 को कन्वर्ट कर दिया, अब सब चुप रहते। आप कोर्ट चले गए, जमीयत वाले कोर्ट गए हैं, सब कंडम कर रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, हलफनामा जमा करके ये तो दस्तावेज देना पड़ा ना कि ये फिक्शन है, फैक्ट नहीं है। हलफनामा अब 3 पे आ गए ना, 25 पे। हलफनामा बाबरी मस्जिद में भी दिया था, तोड़ने नहीं देंगे। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? सच्चाई दुनिया के सामने तो आ गई ना। नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए, देखिए, हलफनामा बाबरी मस्जिद में दिया था कि नहीं दिया? कल्याण सिंह ने मैं वो ठीक है, दिया था कि नहीं? हलफनामा बाबरी तो इनके मस्जिद लिए भी टूटी दिया था, सर, अतीक और अशरफ के तो लिए भी। टूटी कि नहीं टूटी? नहीं, वो लेकिन उससे हलफनामे से क्या नहीं, होता है? उससे जो मुर्दे एक दिन के लिए ही सही चीफ मिनिस्टर जेल गया कि नहीं गया? अच्छा, दूसरी चीज, नहीं, कल्याण सिंह गए थे चाहे एक दिन के लिए, क्या उनकी क्या सरकार फर्क गई। पड़ता है सर? नहीं, फर्क वो तो फॉर्मेलिटी होती फर्क है। बात नहीं है। हाँ जी साहब, मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि खामोशी, मैं ये कह रहा हूँ कि 32,000 से वो 3 पे आए ना। उन्होंने कहा ये 3 की स्टोरी है, 32 का आंकड़ा गलत है। मुसलमान सड़क पे क्यों नहीं निकलता?
क्यों नहीं निकलता? ये आप बताइए क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं? वो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप बताइए किसान ना। सड़कों पे निकले, हाँ वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना हाँ, पड़ा? हाँ, कितने कितने लाख लोग निकले हुए? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख निकले होंगे। मुसलमान कितना है नहीं हिंदुस्तान में? निकला क्यों नहीं? नहीं, सीसीए मूवमेंट में आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में औरतें तक बैठी हुई तो थी। उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो जब भले ही जरूरत बदनाम पड़ेगी। किया गया, भले ही बदनाम किया गया, लेकिन CAA जो केस है, CAA जो केस है, वो वापस हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी अभी वापस नहीं हुआ। हाँ। ठंडे बस्ते में गया कि नहीं गया? नहीं तो उसी वक्त कुछ ना कुछ होता उस पर। लेकिन आप भी ये मानते हैं कि बोलना तो चाहिए ना? नहीं, सड़कों पे निकलना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता। मेरी और आपकी आवाज अकेले की कुछ नहीं है। जब हम लाखों लाख लोग सड़कों पे निकलेंगे, आज देखिए पहलवान, 24 में क्या करेगा? सर पहलवान बैठे हैं अभी, ठीक है। उनके साथ तमाम हिंदुस्तान जुड़ गया किसी ना किसी उससे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ब्रिजभूषण जेल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने भी कुछ बोला है उस पर। तो ऐसा नहीं है, जब आदमी प्रोटेस्ट करता है, जब आदमी सड़कों पे निकलता है, और ये एक जमहूरी तरीका है। हमारा संविधान ये कहता है कि जब भी आपकी बात ना मानी जाए तो आप सड़कों पे जमहूरियत के तरीके से बिना किसी दंगे फसाद के निकलिए। देखिए वो जो धरने बैठी हैं आपको पता होगा बड़ा ऑर्गेनाइज है। उन्होंने 30 की कमेटी बनाई जो एक्सपर्ट लोग हैं, किसान के और जो अच्छे लोग हैं। मुसलमान नहीं बना सकता? तो वही कह रहे हैं क्यों नहीं होता है फिर? होना चाहिए ना, मैं यही कह रहा हूँ। असदुद्दीन अवैसी ये क्यों नहीं करता? नहीं सिर्फ बयानबाजी politician के है। नहीं, बयानबाजी देखिए, के नहीं, वो पार्टी है उनके बारे में नहीं, आप नहीं, पॉलिटिशियन थे क्यों मैं ऐसा नहीं उम्मीद मानता कर सर रहे हैं? उसको, मैं नहीं मानता सर। अरे भाई ठीक है, अगर आप ना आपको मानिए, क़यादत करनी है तो मैं आप- मुनज़्ज़म क़यादत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए ना मानिए, कोई अगर इतना ही सब मानने लगे तो फिर क्या है? फिर 25 करोड़ का वो मुसलमान क़यादत कीजिए, मैं क़यादत से उनकी क्या नाला नहीं हूँ। 24 में क्या क्या अभी से क्या कहीं कोई शक्ल दिख रही किस तरफ जाएगा, देखिए, क्या करेगा, क्या है? कोई भी पार्टी इतनी दमदार नहीं है, और कोई भी पार्टी का असल तो एक ही पार्टी है कांग्रेस, बाकी तो सब रीजनल पार्टियां हैं। रीजनल पार्टियों में तो दम है नहीं कि बीजेपी को हराकर सत्ता ले लेगी। आज कांग्रेस भी इस स्थिति में है कि कांग्रेस भी खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। 2024 तो बहुत नजदीक बता दिया आपने, मुझे तो 29 में भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस आ सकती है। अगर ऊपर से कोई करिश्मा हो जाए तो अलग बात अफजल है। साहब ने एक खदशा जाहिर किया, मैंने जब कल इंटरव्यू किया कि 24 से पहले जो बीजेपी है ये कुछ भी कर सकती है, कोई बहुत बड़ा वायलेंस कर सकती है, कुछ इस तरीके। क्या आपको लगता है कि ऐसा? वायलेंस तो नहीं, देखिए वायलेंस तो नहीं होगा, लेकिन 2024 के बाद ये कोशिश करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की। अच्छा, हाँ, 24 के बाद कि पहले भी? 24 के बाद। पहले क्यों नहीं? पहले नहीं, पहले पहले इसलिए नहीं कि अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया तो उस पर जो है इनको गिनती उल्टी पड़ जाएगी। कैसे? क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो इनके साथ नहीं जाना चाहते। जैन है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, सिख है, और तो बहुत बाद में सारे चला लोग। जाएगा। बाद में मजबूरी हो जाएगी जब ये 5 अच्छा साल के वो लिए हार बैठ गए जाए। तो? कौन ये बीजेपी हार गए तो बात खत्म। फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ है? फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं, फिर कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? नहीं। अच्छा हिंदू राष्ट्र बना क्या करेंगे, क्या क्या मंसूबा है, क्या इसमें? हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा मैं समझता हूँ कि ये इनकी बेवकूफ़ी है। अभी मैं किसी नेपाल के एक एक्स मिनिस्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि हमने हिंदू राष्ट्र होने का खमियाजा भुगता है, वही चीज है। और हमने ऐसा खमियाजा भुगता है कि हम मजबूर हुए जमहूरियत की तरफ जाने के अरे लिए। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, तबाही के दहाने पर है, तबाह हो गया। बल्कि श्रीलंका को आज देखिए, तक डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पाई। बिल्कुल पाकिस्तान में। श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका देख लीजिए। तो ये जो भी धर्म के नाम पर जो भी स्टेट या भी जो भी मुल्क बनते हैं, उनकी तबाही मुकद्दर हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आपके पास माइनॉरिटी बहुत कम तादाद में हो, जैसे पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम है और दूसरे लोग बहुत कम है, लेकिन जमहूरियत होना चाहिए। जमहूरियत में जो माइनॉरिटी है वो भी आज़ादी के साथ जीती है, और जो अक्सरियत है वो भी आज़ादी के साथ जीती है। उसके अपने राइट्स होते हैं, बोलने का अधिकार होता है। हमारे जो 57 मुल्क हैं वहाँ बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत नहीं है, इसलिए वहाँ जो भी बादशाह के खिलाफ बोलता है उसे फांसी दे दी जाती है। ये नुकसान है, जाहिर बात है भाई, जबकि मुल्कियत का कोई तस्वुर नहीं दीन में। तस्वुर नहीं है, मुल्कियत का तस्वुर है, लेकिन वो उस नहज पर हो तो सही जो नहीं जिस किस्म की है। जो खिलाफत उमर की थी, या जो खिलाफत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, अगर आप उस नहज पर करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन वो भी ना हो और जमहूरियत भी ना हो, तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो सूरत है। आप सऊदी जैसा देश, देखिए
हम जहाँ हज करने के लिए जाते हैं, सऊदी जैसा देश, वहाँ ना तो इस्लाम मुकम्मल, ना जमहूरियत, बीच में है। इस्लाम के नाम पे सब कुछ हो रहा है, शरीयत के नाम पे, इस्लामी मुल्क के नाम पे सब कुछ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये अलग बात है कि पर्दे में हो रहा है, नहीं, अब तो ओपन भी बहुत सारे अब ओपन होना शुरू हो गया। मेरा कहना यह है कि या तो आप इस्लामी मुल्क बनिए और कुरान के खुतूत पर, हदीस नबवी के खुतूत पर उस चीज को चलाइए, तो उसका खातिर खा फायदा होगा। बहरहाल आखिरी बात, क्या कहना चाहेंगे 2024 में क्या मुसलमानों का 2024 में तो ये लोग वापस रिटर्न कर आ रहे हैं। 2024 में तो बीजेपी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आएगी, बिल्कुल आएगी। कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक जीत जाने से, अगर हम कयास लगा लें कि साहब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो ऐसा मैं समझता हूँ ये नहीं, लेकिन नीतीश घूम रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तमाम अपोजिशन नीतीश पे भरोसा नहीं किया जाए। सतपाल मलिक ने ये कह दिया कि साहब अगर आपकी नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएंगे, तो क्या इसका असर नहीं हुआ? सतपाल मलिक को या तो जेल में डाला जाएगा उम्र भर के लिए, सतपाल मलिक को पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, या उसको मरवा दिया नहीं, जाए। अपोजिशन तरफ से सतपाल मलिक को पीएम कैंडिडेट अगर बना दिया जाए, नहीं, क्यों नहीं? इसको नहीं छोड़ेंगे नहीं ना वो। आप नहीं, पीएम अगर पीएम का कैंडिडेट अपोजिशन बना दे आज की तारीख में, तो क्या लग रहा है? ऐसा मुमकिन है? नहीं, आपको क्या पहले तो नीतीश आपने कहा नीतीश घूम रहा है, ऐसा मुमकिन है? नहीं, लेकिन उसको पीएम के लिए उन्होंने कहा साहब मुझे कोई लालच नहीं है। नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये, वो बेचारा बचेगा तभी तो पीएम बनेगा। उसको तो या तो उम्र भर के लिए जेल में डालेंगे या उसको मरवा देंगे। मैं अभी 12 बजे के आसपास में कपिल सिब्बल का मैंने एक इंटरव्यू सुना जस्टिस लोहिया के बारे में। उन्होंने बड़ी लंबी तफसील बताई। जस्टिस लोहिया भी चले गए, उनके साथ जो उनकी मदद करने को तैयार थे वो भी चले गए, और पता नहीं कौन कौन चले गए। वो सारा कुछ उन्होंने खुलासा किया है। तो यहाँ तो पोजीशन ये है कि जो भी बोलेगा, अब सतपाल मलिक खैर मनाए अपनी, जो उन्होंने बोला उन्होंने सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये पब्लिक को भी पता है। लेकिन वही है कि बोले कौन, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे, दिक्कत वो है सबसे बड़ी। अभी मुसलमान भी क्लियर नहीं क्या करेगा। मुसलमान तो क्लियर हो ही नहीं सकता जब तक मुसलमान में इत्तेहाद ना हो, जब तक इनका कोई एक अच्छा मुखलिस कायद ना हो। देखिए, अब जितने भी हमारे कायद हैं, चाहे वो सियासी कायद हो या दीनी कायद हो, हर आदमी को अपनी बचाने की फिक्र पड़ी हुई है। मैं बच जाऊं, कौम कहाँ जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये समझ लीजिए आप। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत ज्यादा करीब हैं कुछ लोगों के, तो आप जानते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। आज हैसियत नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकाने की, इस तरह पहले कांग्रेस के वक्त में बाकायदा धमका दिया जाता था, आज वो पोजीशन नहीं है। समझ लीजिए आप बात। मेरे ऊपर 2 केस लगे हुए हैं, हालांकि मैंने एक सच्ची बात बोली। मैंने कहा कि इस हिस्ट्री को जब 100 साल 200 साल के बाद लोग पढ़ेंगे कि भाई सब कुछ ठीक था फिर भी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, तो उस वक्त वो लोग दावा करेंगे कि भाई हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। मैंने क्या गलत बोला इसमें? उस पर केस हो गया, मुझे जमानत करनी पड़ी, सहारनपुर से रिजेक्ट हो गई तो इलाहाबाद से करानी पड़ी जाके, गुजरात में एक और केस लगा हुआ है। तो आज के टाइम में कोई भी आदमी अगर कुछ बोलेगा, उसके ऊपर केस लगेगा, वो जेल जाएगा। इसलिए जितने बड़े सियासी लीडर हैं हमारे और मजहबी लीडर हैं, इन बेचारों को अपनी जान की पड़ी है, कहाँ से इत्तेहाद करेंगे, कहाँ से किसी को जोड़ने की बात। लोग तो नहीं निकलना चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम कायद को क्यों सोचें कि जब कायद होगा तब हम निकलेंगे, हम निकलते क्यों नहीं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और काफिला बनता गया। तो चलिए, साजिद रशीदी साहब से हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, 24 अभी दूर है, और रहना हिंदुस्तान में ही, यहीं जीना, यहीं मरना, यहीं कब्रिस्तान में जाना। बहुत बहुत शुक्रिया।